नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात ईरान के कमांडर की सीरिया में हत्या हुई है। आरोप इजराइल के ऊपर लगा है और आरोप यह लगा है कि इजराइल ने F-35 की मदद से सीरिया पर एयर स्ट्राइक की और वहां पर ईरान के कमांडर की मौत हुई। ईरान का कहना है कि हम बदला जरूर लेंगे, लेकिन इससे पहले भी ईरान के कई कमांडर इराक और सीरिया में मारे जा चुके हैं। कभी अमेरिका के ड्रोन तो कभी इजराइल के ड्रोन या फाइटर जेट उनका काम तमाम कर देते हैं। लेकिन ईरान सिर्फ इतना बोलकर रह जाता है कि बदला तो जरूर लिया जाएगा। लेकिन क्या इस बार ईरान बदला लेने की ठान चुका है? इसको हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और अहम पॉइंट जिस पे आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान की सत्ता में इमरान खान की वापसी हो सकती है। दरअसल चंद दिनों पहले ही एक बयान इमरान खान का सामने आया था और एक कहा था उन्होंने कि 6 महीनों के अंदर शहबाज शरीफ की सरकार गिर जाएगी और फिर एक नई सरकार बनेगी। हाल ही में पाकिस्तान में कोर्ट्स की तरफ से कुछ ऐसे फैसले हुए जहां इमरान खान को राहत मिली है और अंदेशा इस बात का लगाया जा रहा है कि जो चंद केस और बचे हैं इमरान खान पर जो लगे हैं, उनमें भी इमरान खान को राहत मिल सकती है और इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जनरल मुनीर इतने बेबस क्यों हो गए और पाकिस्तान की अदालतें क्या जनरल मुनीर की नहीं सुन रही हैं, या फिर जनरल मुनीर और पाकिस्तान की अदालत यह मान चुकी है कि अवाम का फैसला इमरान खान के साथ है और अगर देश को बचाना है तो फिर इमरान को लाना ही होगा। कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक, ईरान के टॉप कमांडर सहित 7 लोगों की मौत। ईरान का आरोप इजराइल ने किया है हमला, ईरान की धमकी इजराइल से लेंगे बदला। बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक, ईरान के टॉप कमांडर सहित 7 लोगों की मौत। ईरान का आरोप इजराइल ने किया है हमला, ईरान की धमकी इजराइल से बदला लेकर रहेंगे। ये ईरान की धमकी है। सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक हुई है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सीरिया में ईरान पर इजराइल की स्ट्राइक। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास एयर स्ट्राइक हुई, ईरान की एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक हुआ। ईरान का आरोप इजराइल ने F-35 से बम गिराए। कुर्द्स फोर्स के टॉप 2 कमांडर और 5 की मौत हुई। ईरान की इजराइल को धमकी, लेंगे बदला। 4 दिन पहले ही इजराइल ने सीरिया पर ही एक और अटैक भी किया था। लेकिन बड़ा सवाल, ईरान बदला कब लेगा? 3 टॉप कमांडर जो है वो ईरान के मारे जा चुके हैं। 2020 इराक में जनरल कासिम सुलेमानी की मौत, 2023 सीरिया में सैयद रजा मौसावी ईरानी कमांडर, उनकी मौत। 2024 सीरिया में कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी की मौत। यानी कि इसके अलावा भी और कई टॉप कमांडर्स हैं जिनकी इराक या सीरिया में एयर स्ट्राइक के दौरान जो है मौत हुई है। लेकिन ईरान सिर्फ इतना कहकर रह जाता है कि बदला तो लिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यही कि बदला लेगा कैसे, ये इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों की तरफ से बयानबाजी की गई है। ईरान क्या कुछ कह रहा है, सीरिया क्या कुछ कह रहा है, जल्दी से वो बयान मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। एम्बेसडर हुसैन अकबरी राजदूत ईरान हैं, वो कहते हैं ये पहली बार है जब इजराइल ने हमारे दूतावास की आधिकारिक इमारत पर हमला किया है। यहां हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का झंडा फहराते हैं, हम इसका जवाब जरूर देंगे। इसको समझना होगा। लेकिन सीरिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया? हमला लोकल समय के मुताबिक शाम करीब 5 बजे हुआ।
इजरायली फाइटर जेट्स गोल्डन हाइट्स के रास्ते सीरिया में दाखिल हुए थे। रक्षा मंत्रालय सीरिया की तरफ से यह बयान सामने आया है। तो क्या ईरान वर्सेस इजराइल जो तनाव है वो और बढ़ सकता है? क्या यह तनाव जो है मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है? क्या इजराइल हमास की जंग फैलने जा रही है? कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू राजेश। जय हिंद। जय हिंद सर। डॉक्टर महेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्र। जय हिंद आपको भी। जी नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच सर, 3 कमांडर्स के मैंने नाम गिनाए, लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी है। जब ईरान के कमांडर इराक या सीरिया में मारे गए हों, पहला प्रश्न तो मेरा ये कि इराक के कमांडर्स का, ईरान के कमांडर्स का इराक में क्या काम, ईरान के कमांडर्स का सीरिया में क्या काम, ईरान के कमांडर का गजा में क्या काम? वो तेहरान की सुरक्षा के लिए हैं या फिर वो लेबनान, सीरिया या इराक की सुरक्षा के लिए हैं, जहां पे उन्हें टारगेट्स किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल राजेश, आपके पॉइंट में दम है, मगर ये सच्चाई है जो ईरान है, जो उसकी क्योंकि ईरान एक शिया देश है और वो अभी इन्फ्लुएंस काफी कर रहा है उन इलाकों में जहां पर शिया पॉपुलेशन, जैसे हमें मालूम है इराक में तो है ही 50% के करीब शिया, तो वहां पर भी उसका दबदबा है। सीरिया में भी दबदबा है ईरान का, क्योंकि जो टर्निंग इफेक्ट हुआ है, जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही थी, पहले सीरिया में अगर आप देखें 2 गुट में बटा हुआ था, एक अमेरिका की तरफ था, एक रूस की तरफ हो गया। अमेरिका जो था वो अगेंस्ट था जो सीरियन प्रेसिडेंट के, और इसी प्रकार से रूस जो है वो दूसरी तरफ खाने में था, और इसी प्रकार से ये जो ईरान है वो रूस की तरफ था। तो सच्चाई है जो लड़ाई है वो एक बड़ा मोड़ ले रही है, और अब जिस प्रकार से मेजर जनरल सुलेमानी को मारा था इजराइल ने ईरान के जो इराक में थे, आपका पॉइंट यह है कि क्या इराक एक बेस बनती जा रही ईरान की? कहीं ना कहीं है, इसमें कोई शक नहीं। काफी दबदबा है ईरान का आज की तारीख में इराक, क्योंकि उसकी जो शिया पॉपुलेशन का, और दूसरा ये सच्चाई है कि जो रिलेशनशिप इजराइल और ईरान के हैं वो काफी खराब हो गए, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई चली हुई है इजराइल वर्सेस हमास, जिसके अंदर हिजबुल्लाह भी आ गया है और इसके बाद होती रेबल भी आ गए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह, होती और हमास ये सारी प्रॉक्सी हैं ईरान की, इनको ट्रेन किया, और हिजबुल्लाह और होती तो शिया हैं जबकि हमास सुन्नी है। तो ऐसा लगता है कि अब वो समय दूर नहीं, कहीं ईरान जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस लड़ाई में, और स्पेशली जब इजराइल स्ट्राइक करने लगा ईरान के जो इस प्रकार से सीरिया के अंदर, डेमेस्कस के अंदर, जहां पर उसकी एम्बेसी थी, उसके ऊपर हमला हुआ है F-35 जहाजों से, और उसके दो टॉप कमांडर थे, उनको मार गिराया, और बाकी 5 और लोग मारे गए। कहने का मतलब है जहां पर अगर ईरान के जो एम्बेसी पे हमला हुआ सीरिया में, तो वो डायरेक्ट हमला माना जाएगा ईरान पे, क्योंकि वहां पर ईरान का जो फ्लैग है, और वो जिस प्रकार से जेनेवा कन्वेंशन है वो इलाका भी ईरान का माना है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी ईरान ने ये चेतावनी दी है कि हम इसका बदला लेंगे, तो उसका मतलब हम यही समझ सकते हैं कि कोई ना कोई पलटवार तो करेगा ईरान इजराइल पे। कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़ाई जो है इसका दायरा बढ़ जाए। मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ईरान ऐसी कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान की प्रॉब्लम यही है कि ईरान को मालूम है कि अमेरिका ने जो अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगा रखे इंडियन ओशन में, उससे उसकी जो शक्ति है वो काफी कम है ईरान की। मगर मुझे लगता है कि जो ये हादसा हुआ है, ऐसा लगता है ये लड़ाई के बढ़ने के चांसेस हैं, और ये लड़ाई फैल सकती है, और अगर ये इस तरीके से चलती रही तो। राजेश ठीक है, मैं फिर आता हूं आपके पास। डॉक्टर महेंद्र, मैं जो चीज समझना चाहूंगा आपसे कि जनरल सुलेमानी पर जब स्ट्राइक हुआ था ड्रोन से, जब उनकी डेथ हुई थी, मुझे वो तस्वीरें बहुत अच्छे से याद हैं।
और लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ईरान ने अमेरिका को चेताया था, मुझे वो चीजें भी बहुत अच्छे से याद हैं। लेकिन हाथ मसल कर ईरान रह जाता है। अमेरिका या इजराइल अपना एक्शन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। क्या ऑप्शन अब ईरान के पास है? क्या वो इजराइल पर हमास जैसा एक और हमला करा सकता है? क्या ऑप्शन है उसके पास? मेन पॉइंट, ईरान ये पूरी की पूरी युद्ध, चाहे वो इजराइल के साथ हो चाहे अमेरिका के साथ हो, ईरान जो है अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनके जरिए ये युद्ध लड़ रहा है। चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हुतीज हो, चाहे जो है वो क्योंकि ईरान को ये बहुत अच्छी तरीके से अंदेशा है कि अगर वो सीधे युद्ध में इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ, तमाम जो अमेरिका के साथ जो परमाणु शस्त्रों को लेके जो है एक बहुत एक कहें कि एक वॉर जैसा चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर कह सकते हैं, एक रेस तो चल रही है। ईरान जो है जी, ईरान खुल के कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि ईरान ने, जैसा आपने अभी बताया कि जो है एक जो इनके जनरल थे जिसको अमेरिका ने ड्रोन से मार दिया था और इनके टॉप मोस्ट जनरल थे वो, तो उसके बाद भी ईरान रिटेलिएट नहीं किया जिस तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा था कि वो करेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से इजराइल भी कोशिश कर रहा है कि जो गाजा पट्टी में जो स्थिति है, खासकर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास होने के बाद, जिसके लिए उसने जो है अमेरिका के साथ भी संबंध उसके काफी जो है तीखे हो गए हैं, उसके बाद जो है कोशिश है इजराइल की कि वो किसी न किसी तरीके से जो उसके दुश्मन हैं, चाहे सीरिया में हो चाहे लेबनान में हो, वो कहीं से भी जो है जो एक्ट कर रहे हैं उनको मार गिराने की, और एक बहुत प्रेशर में है बेंजामिन नेतन्याहू, अगर आप देखें तो, और आंतरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है कि जिस तरीके से अभी भी जो बंधक हैं वो उनको छुड़ाया नहीं जा सका है। तो ऐसे में इजराइल भी ये कोशिश कर रहा है, उसकी सत्ता ये कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी जनता को रीएश्योर किया जाए कि जो इजराइल के दुश्मन हैं वो कहीं पे भी हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के लिए निश्चित रूप से एक नर्व टेस्ट है कि क्या वो इसके बाद रिटेलिएट करके सीधे युद्ध में आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ईरान सीधे युद्ध में अभी आने की स्थिति में है, ना वो आएगा। उसकी कोशिश होगी कि जो उसके प्रॉक्सीज हैं उसके जरिए ही इजराइल को या अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, माफी चाहूंगा। ब्रेक के उस पार ईरान को लेकर ही हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में मिडिल ईस्ट का ऑक्टोपस ईरान बन चुका है, और वो ईरान जो 7 अक्टूबर के हमले के बाद से लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा था, अमेरिका को चेता रहा था कि बहुत हुआ सबर, अब एक्शन का वक्त है, लेकिन फिर वो चुप हो गया। क्या वो इस बार एक्शन लेगा? बड़ा सवाल जिसको समझना होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा जारी है। ईरान के टॉप कमांडर को इजराइल ने सीरिया में मार गिराया है। एक नहीं बल्कि 7 लोगों की वहां पर मौत हुई है, और इसी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। लेकिन मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, जो मेरा पॉइंट था, एक मैंने ईरान के लिए ऑक्टोपस शब्द का इस्तेमाल किया। ऑक्टोपस की काफी भुजाएं होती हैं, उसी प्रकार से अगर हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं, हिजबुल्लाह, हमास जैसे आतंकी संगठन ईरान की भुजाओं के तौर पर काम कर रहे हैं। हम कैसे ईरान की भूमिका को इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर देख सकते हैं? और दूसरा जो मेरा एक और अहम पॉइंट है जिसको मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब 7 अक्टूबर की जंग हुई, इजराइल ने वापस अटैक किया हमास के ऊपर, उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री हों, ईरान के राष्ट्रपति हों, लगातार चेतावनी देते रहे। हमने कई बड़े बयान उनकी तरफ से सुने, लेकिन इतनी हिम्मत वो जुटा नहीं पाए कि वो कोई कार्रवाई करें। क्या अपने टॉप कमांडर्स को खोने के बाद ईरान गंभीरता से विचार कर रहा होगा इस जंग को तेहरान की तरफ खींचने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखो रजनीश, एक समझना पड़ेगा, वाकई एक बात तो है कि ईरान चाहेगा कि उसको इस लड़ाई से फायदा हो, मगर उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि अगर उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर उसको नुकसान भी काफी होगा।
तो फिर उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक होंगे। और अमेरिका ने सबसे अच्छा क्या किया कि जब लड़ाई स्टार्ट हुई है इजराइल हमास की, जिस प्रकार से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप डाल दिए हैं इंडियन ओशन में, तो ये इजराइल को एक मदद देने का तरीका है और एक ईरान को ये बताने का तरीका कि ईरान अगर इस लड़ाई के अंदर कूदता है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान ईरान को होगा। तो मुझे लगता है ईरान को ये भली बात ही मालूम है, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो ऑपरेट जो है ईरान में कम करती है, बाकी देशों में ज्यादा करती है। और जिस प्रकार से इसने अपने प्रॉक्सी पैदा किए हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, होती हो, वो उसके लिए काफी एक प्रकार से सक्सेस दे रहे हैं उसको। दुश्मनों को, स्पेशली इजराइल पे जिस प्रकार से हमास लड़ाई कर रहा है, इजराइल को भी नुकसान हुआ है, हिजबुल्लाह भी कभी कभी स्ट्राइक कर देता है इजराइल पे, और होती रिबल जिसने रेड सी में एक प्रकार से बहुत ज्यादा नुकसान किया है पूरी इंटरनेशनल आपकी जो मैरीटाइम फोर्स है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की कोशिश करेगा, क्योंकि इजराइल की क्षमता और काबिलियत है और अमेरिका की क्षमता है कि ईरान के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ईरान को यह भी पता है कि ईरान के पास अभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं है। उसकी वजह यह है कि इजराइल ने वो सिचुएशन आने नहीं दी। जब भी ईरान उस लेवल पे पहुंचता है कि वो 95% से ज्यादा यूरेनियम को एनरिच कर ले, उसके जो लेबोरेटरी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ईरान को भी पता है कि इलेक्शन होने वाले अमेरिका में, और अगर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो फिर वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है वही JCPOA से निकले थे और उनका रवैया ईरान की तरफ बहुत ज्यादा सख्त रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि प्रेजेंट सिनेरियो में ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करना चाहेगा इस लड़ाई में, क्योंकि उसको इस लड़ाई में अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और स्पेशली कि जब अमेरिका ने इसके ऊपर पहले ही एक्शन लेके अपनी जो फोर्स लेवल को बढ़ा दिया इंडियन ओशन में, मुझे लगता है वो कोशिश तो यही करेगा कि इजराइल को नुकसान हो, मगर अपने प्रॉक्सियों से। और मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से उसके रिलेशनशिप बदले थे सऊदी अरेबिया से, UAE से, जिसके अंदर चीन इन्वॉल्व था, उसको भी वो ज्यादा खराब नहीं करना चाहता। तो मुझे लगता है कि ये टर्निंग इफेक्ट है मिडिल ईस्ट का। ईरान एक प्रकार से बहुत वार्निंग देगा इजराइल को, उसको नुकसान भी देगा, मगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बजाय अपने जो डायरेक्ट वॉर में नहीं जाएगा। ज्यादा डॉक्टर महेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मुझे 1 मिनट और चाहिए होगा। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, हाल ही में, कल ही मैंने खबर भी चलाई थी और शायद परसों की बात है, हमास चीफ इस्माइल हानिया तेहरान में मौजूद था। 48 घंटे के भीतर भीतर अटैक सीरिया में हो जाता है ईरान के टॉप कमांडर पर। तो एक मैसेज क्या इजराइल ने सीरिया के जरिए तेहरान को भी दिया है कि आप जितना इनके पास जाओगे हम उतना ही आपको टारगेट भी करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो इस्माइल हानिया है अगर तेहरान में था तो कहीं ना इजराइल के पास सारी इंफॉर्मेशन है, और ये भी सच्चाई है कि उसको टारगेट भी कर सकता है। और वो डायरेक्टली ईरान को एक मैसेज भेज रहा है कि आप अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो जो आपके इंटरेस्ट है उसके ऊपर हम अटैक करेंगे। तो ये तो सच्चाई है। मैं ये कहूंगा कि ईरान अब जो भी काम कर रहा है बड़ा सोच समझ के कर रहा है। अगर आप इब्राहिम रियासी के स्टेटमेंट भी देखेंगे, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं इजराइल को नुकसान हो, मगर वो अपनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहता। और ये बहुत एक अच्छा है कि जब मेजर जनरल सुलेमानी को मारा गया था, कासिम सुलेमानी 2020 के अंदर, तब भी उसने बातें बड़ी बड़ी की थी, कोई एक्शन नहीं लिया था। उसकी वजह यही है कि उसकी इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही, उसकी जो ये डिफेंस फोर्सेज है जिसको रिवोल्यूशनरी गार्ड बोलते हैं, उसका कोई खास इतना ज्यादा दबदबा नहीं है ईरान के अलावा। तो मुझे लगता है कि उसकी सबसे बड़ी जो एजेंडा और उसकी ताकत है वो इसके प्रॉक्सीज हैं, और वो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करेगा, ना कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। और इजराइल ने जो मैसेज भेजा ईरान को, मुझे लगता है कि उसको समझ आना चाहिए, नहीं आएगा तो इजराइल और भी ज्यादा इसके हमले करेगा जहां पर ईरान के इंटरेस्ट को एक इफेक्ट हो सकता है, वो प्रभावित कर सके। ठीक है सर, मैं फिर आता हूं आपके पास। डॉक्टर महेंद्र, 2 पॉइंट मुझे समझने हैं। एक पॉइंट मेरा यह कि क्या तेहरान या कहूं ईरान या रईसी ये समझ चुके हैं कि अमेरिका, इजराइल या नेटो
एक मौका चाहते हैं तेहरान तक पहुंचने का, क्योंकि रूस के बाद अगला टारगेट साफ तौर पर ईरान या नॉर्थ कोरिया उनका है और वो एक मौका चाहते हैं। एक पॉइंट ये, इसको क्लियर करिएगा। और दूसरा ये कि क्या नेतन्याहू जिस वक्त अमेरिका अपने हाथों को पीछे खींच रहा है, क्या इस हालात में है कि वो तेहरान के साथ उलझ सके, या कहीं बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से राजेश जी, सबसे जो प्रमुख बात है, ईरान जो है वो चाहेगा कि इजराइल जो है इस युद्ध में लगातार फंसा रहे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रूस जो है यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। क्योंकि हमेशा से इजराइल ने इस पूरे क्षेत्र में ईरान के प्रभुत्व पे हमेशा प्रश्न उठाया है और हमेशा लगे रहे हैं। दूसरी बात कि ईरान ये चाहता है कि किस तरीके से जो इजराइल को कन्वेंशनल वॉर में नहीं, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है या जो साइबर वॉरफेयर है उसमें घेरा जाए। तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा कि ईरान जो है वो मिसाइल से रिटेलिएट करने के बजाय किसी साइबर जो है अटैक से इसका सामना करे, कि साइबर अटैक करा के या अपने प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल को फिर से घेरने की कोशिश करे। तो ये मुझे लगता है कि सीधे रूप से ईरान इस पूरे युद्ध में बचने की कोशिश करेगा, और खासकर उस यूक्रेन अगर युद्ध की हम बात करें तो उससे उसने सीख ली होगी। अगर जो हम जिस एक्सिस की बात कर रहे हैं, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जो पश्चिमी देशों के एक ऑल्टरनेटिव विकल्प के रूप में अपने आप को वैश्विक व्यवस्था में खड़ा करना चाहते हैं। तो दूसरी बात, अगर आप देखें कि सीधे रूप से ईरान अगर इस पूरे युद्ध में कहीं भी इन्वॉल्व होता है तो इसका नुकसान उसको दो तरीके से उठाना पड़ता है। पहला कि उसको इतनी आर्थिक क्षति होगी कि उसकी जो आकांक्षा है कि पूरे मिडिल ईस्ट का नेतृत्वकर्ता के रूप में जिसको उसको इजिप्ट से चुनौती मिल रही है, खासकर रईसी को अर्दोगान से चुनौती मिल रही है, तो वो कतई इसमें फंसना नहीं चाहेगा और अपने आप को, हालांकि उसने अभी चीन के साथ संबंध, चीन की मध्यस्थता में सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश किए हैं, लेकिन ये संघर्ष जो है अगर मिडिल ईस्ट में, या कहें आप जो एक खलीफा की जो ख्वाहिश है, चाहे वो इजिप्ट की हो, चाहे सऊदी अरेबिया की हो, चाहे यूएई की हो, चाहे ईरान की हो, तो ईरान किसी भी युद्ध में फंस के अपनी इस आकांक्षा को उसको कुर्बान नहीं करना चाहता है। और ये इसलिए और महत्वपूर्ण है कि प्रॉक्सी का सहारा लेता देश है जिसकी अभी चर्चा हुई थी। जंग में ईरान नहीं जाएगा, प्रॉक्सी का वो सहारा लेता रहेगा, इजराइल और अमेरिका को बीच बीच में चोट पहुंचाता रहेगा। एक बड़ी खबर उसके बाद सिवास सर मैं आपके पास आऊं। पाक की सत्ता में होगी इमरान खान की वापसी, बड़ा सवाल। तोशखाना मामले में इमरान खान को बड़ी राहत, 2 और मामलों में जेल में बंद है इमरान खान। पाक के बिगड़ते हालात देख डर रहे हैं मुनीर। बड़ी खबर आपको बता दें, पाक की सत्ता में क्या इमरान खान की वापसी तय है? पाक की सत्ता में होगी इमरान खान की वापसी, यह बड़ा अहम सवाल है। तोशखाना मामले में इमरान खान को बड़ी राहत मिलती है, 2 और मामलों में जेल में बंद है इमरान खान। पाक के बिगड़ते हालात देखकर मुनीर सदमे में हैं। इसको हम बहुत गहराई से आगे डिकोड करने वाले हैं। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, उसके बाद सिवास सर के पास चलते हैं। क्या जेल से बाहर आएंगे इमरान खान? जनरल मुनीर की पकड़ हो रही है कमजोर, ये एक अहम पॉइंट है। जनरल मुनीर की पकड़ कमजोर हो रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सामने पाक आर्मी सरेंडर कर रही है, लेकिन इससे जुड़ता हुआ अगला पॉइंट, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में पाक फेल है, यानी कि पाक आर्मी फेल है। और ये वो दोनों गढ़ हैं जहां पर इमरान खान बहुत मजबूत हैं। पाक चुनावों में पीटीआई को बहुमत मिला था, बिलावल भुट्टो ने बाहर से किया समर्थन, सत्ता में नहीं आए, कोई ना मंत्री पद उन्होंने नहीं लिया। ब्रिटेन भेजे जा सकते हैं नवाज शरीफ,
पाक सेना से क्या इमरान खान ने समझौता कर लिया है, जो इस प्रकार से अब अदालतें भी उनके प्रति नर्म हो चुकी हैं? सीधा मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या वाकई में जनरल मुनीर की पकड़ धीरे धीरे अपनी सेना पर, या कहें जो देश के अंदर हालात बन रहे हैं उन पर कमजोर पड़ रही है? हमने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, हमने बलूचिस्तान की बात की, और वहां पर देखा किस प्रकार से टीटीपी के आगे या बलूच विद्रोहियों के आगे पाक सेना सरेंडर कर रही है। ये जो नरमी दिखाई जा रही है इमरान खान के प्रति, ये जनरल मुनीर के इशारे के बिना तो हो नहीं सकता ऐसा। हाँ बिल्कुल, देखो रजित, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की आर्मी का जो दबदबा था उसमें बहुत कमी आई है। क्योंकि अगर आप देखें पिछली बार इलेक्शन में तो उनको इमरान खान की तरफ झुकाव था, तो इमरान खान जो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे और वो आराम से चुन के आए थे, क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती थी वही हुआ। मगर इस बार पाकिस्तान की आर्मी चाहती थी जो डीप स्टेट की PMLN उभर के आए और जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसको सीटें ना मिले, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि आज जो अवाम है वो बहुत ज्यादा जागरूक हो गया है और वो आज पाकिस्तान की आर्मी की अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लगा है। और अगर आप ये इलेक्शन देखें तो इमरान खान की जो पार्टी थी, जो कि वैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े थे और अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मिल गए हैं, वो लार्जेस्ट है 93 के करीब। और इससे अब लग रहा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो पक्का है पाकिस्तान में, जो ये 6 पार्टियों की एक प्रकार से गवर्नमेंट बनी है वो स्टेबल नहीं है। आपने बहुत अच्छा बोला, पाकिस्तान पीपल पार्टी जो बिलावल भुट्टो हैं, जानबूझ के वो इस पार्टी के समर्थन तो दे रहे हैं गवर्नमेंट को, मगर वो बाहर से दे रहे हैं। उनको पता है कि ये पॉलिटिकली इनस्टेबल है और ये गवर्नमेंट ज्यादा देर चलेगी नहीं, ये दिखलाता है। दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ा आपकी ओपोजिशन है वो है आज की तारीख में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो कि इमरान खान की पार्टी के लोग हैं। उनको इन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की भी प्रोपोर्शनेट सीटें नहीं दी, जो कि वुमेन और नॉन मुस्लिम की थी। तो ये एक अब प्रेशर इतना आ रहा है कि कहीं आज पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इमरान खान की है। अब जब आपके चीफ हैं पाकिस्तान के चीफ जनरल मुनीर, वो सोच रहे हैं कि ऐसे में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा सक्रिय हो रही है, और ऐसे में इमरान खान को जेल में रखना कोई खास पॉलिटिकल सेंसिबल स्टेप नहीं है। कहीं ना कहीं इनको निकाला जाए और इनसे बातचीत की जाए, क्योंकि पहले जो सोचा था वो नहीं हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कुछ और होगा। तो मुझे लगता है जो जनरल आसिम मुनीर हैं और इमरान खान के बीच में कोई ना कोई बातचीत हुई है, जिस प्रकार से उनका जो मेन तोशा खाना वाले केस में उनको रिड्रेसल मिला है, बाकी 2 केस में भी मिल जाएगा। जो फौज चाहेगी वही होगा। मगर ये ऐसा लगता है आने वाले समय में वो चाहते हैं कि इमरान खान का इस्तेमाल किया जाए, स्पेशली तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनका दबदबा है और फात्ता में भी। क्योंकि आज जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन ऐसी है कि इससे अगर पाकिस्तान नहीं निकला तो पाकिस्तान में सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना है कि 126 बिलियन डॉलर का कर्जा है, 4 बिलियन डॉलर चाहिए इसको हर साल, और अभी इन्होंने जून तक 26 बिलियन डॉलर देने हैं। IMF से इनको और लोन चाहिए, वो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए उनको रीस्ट्रक्चर करने पड़ेंगे, टैक्सेस सब्सिडी रिड्यूस करनी पड़ेगी। फौज के जो फौजी फाउंडेशन है जो कि एक इकोनॉमिक पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है, उसको टैक्स के दायरे में लाना पड़ेगा। ये बड़ा मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान को, और वो नहीं चाहते आसिम मुनीर की ऐसे में इमरान खान जेल में रहें, और जेल में क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हैं, वो गवर्नमेंट को इनस्टेबल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो होना ही है कि आने वाले समय में जो इमरान खान है वो जेल से निकाल के उससे कोई ना कोई समझौता करके वो पॉलिटिकल कोई स्टेबिलिटी लाना चाहेगी पाकिस्तान की फौज। क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन आपके ने बताया, इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बुरा है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है, पैसा लेना पड़ेगा, जिस प्रकार नवाज शरीफ को भेजा रहा है। दूसरी बात, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, और तीसरा
सबसे इंपॉर्टेंट है उसके रिलेशनशिप, जो उसके नेबर हैं उनके साथ कोई खास अच्छे नहीं है। ईरान के साथ उनके जो सुन्नी मिलिटेंट भेजते हैं वो, अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है डूरन लाइन लेके, और जो पश्तून है बॉर्डर पे, और भारत के साथ तो है ही जो रिलेशन कोई खास अच्छे रहे नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक बहुत वाइज स्टेप होगा पाकिस्तान के लिए, और यही पॉसिबिलिटी है। मैं फिर आता हूं की कोशिश कर रहे हैं। और कई अहम पॉइंट है जिन पे मैं बात करूंगा आपके साथ, लेकिन डॉक्टर महेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्योंकि हाल ही में चंद दिनों पहले ही इमरान खान का एक बयान भी सामने आया था जहां पे उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती है, 6 महीने के अंदर इस सरकार का गिरना तय है। और चंद दिनों बाद जो है एक और फैसला आ जाता है, तोशखाना मामले में राहत मिल जाती है, बाकी 2 मामलों में ईद के बाद जो है सुनवाई होगी। तो क्या ये मानकर चलें कि एक असली खेल फाइनल ओवर अभी बाकी है पाकिस्तान की सियासत का, जिसमें इमरान खान जो है वो सुपर ओवर डालेंगे? ये जो पाकिस्तान की या कहें कि पाकिस्तान की राजनीति में उसका वर्चस्व या प्रभुत्व सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि एक भारत विरोधी जो है रुख जो है उस सेना ने अपना रखा था, और जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान की आवाम का समर्थन मिलता रहा। लेकिन 2014 के बाद जो भारत ने किया कि भारत ने जो है इसको भारत पाकिस्तान और भारत चीन के रिश्तों को डीप ब्रैकेट कर दिया, उसको अलग कर दिया। भारत ने साफ किया कि उसकी सारी जो है समस्याएं उसकी जड़ में चीन है, और इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना ने धीरे धीरे जो आवाम में पकड़ थी वो खोनी शुरू कर दी, और इमरान खान जिसको पाकिस्तान सेना ही लेके आई, इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना के इकबाल को चुनौती दी, और चुनौती देने के बाद वो देश छोड़ के भागे नहीं नवाज शरीफ की तरह। उसके बाद भी वो देश में डटे रहे, चुनाव का सामना किया, तमाम जो है कोर्ट केसेस के बावजूद वहां इंटरनेट बंद कर दिए गए, चुनाव के दिन जो है तमाम तरीके के जो पीटीआई के लोग थे उनको रोका गया चुनाव में भागीदारी से। उसके बाद भी जो है सबसे बड़ी एक निर्दलीय चुनाव लड़के राजनीतिक दल के रूप में उभरे, और जितने भी ओपिनियन पोल्स हैं अगर पाकिस्तान में देखें तो इमरान खान की लोकप्रियता इस समय जो है सबसे ऊपर है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना सिर्फ राजनीतिक फ्रंट पे नहीं, आर्थिक जो है क्षेत्र में भी वो एकदम विफल रही है। उसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है, वो सर्वविदित है इस समय उसकी क्या स्थिति है। इसके अलावा जिस तरीके से जो अभी हम चर्चा की गई कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो BLA है, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, और बाकी जो TTP है, वो पूरा बेल्ट जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, जो डूरन लाइन के को लेके जो विवाद है, इससे वहां पे भी जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं वो साफ साफ जो है पाकिस्तानी सेना को चुनौती दे रही हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में स्वतंत्रता के बाद जो है पाकिस्तानी सेना का ये सबसे खराब दौर है। मुझे लगता है कि वहां सेना के जिस तरीके से कोर कमांडर्स के घर पे अटैक हुआ, तो ये साफ है कि जो एक वहां के पाकिस्तानी सेना का एक बता रहा है कि कितनी इमेज पाक आर्मी की खराब हो चुकी है। मैं फिर आता हूं सर आपके पास, क्योंकि समय लगातार कम होता जा रहा है। मेरे पास अभी कई और सवाल हैं जिनका जवाब मुझे तलाशना होगा। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी ने बहुत अटैक या तो पाक आर्मी पर किए हैं, या कहें तो पाक पुलिस के ऊपर किए हैं। TTP ने भी कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन हाल ही में जिस प्रकार से चीन के 5 नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया, चीन कहता है कि मैं अपनी फौज भेजने के लिए तैयार हूं, जांच एजेंसी वहां पर पहुंच चुकी है, और कहता है कि मुझे आपकी जांच के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भरोसा नहीं है। हम इस अपडेट को कैसे देखें? चीन जो कहता है, चीन और पाकिस्तान जो कहते हैं कि हमारी दोस्ती आसमान से ऊंची और समुद्र से गहरी है, उनके बीच भी ट्रस्ट नहीं है। इस खबर को हम कैसे देखें सर?
हाँ बिल्कुल रजय, देखो सच्चाई है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, जो कि $2 ट्रिलियन का है। और ये अभी आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये $62 बिलियन है। और ये जो जा रहा है जी सिंगजांग से गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए ग्वादार, जो कि जाता है और वहां डीप सी पोर्ट बनता है बलूचिस्तान के थ्रू। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो बीएलए है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो कहती है कि अभी तक तो पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा था बलूचिस्तान को, वहां पर मिनरल रिसोर्सेज हैं जिस प्रकार से कॉपर भी है, गोल्ड भी, जिंक भी, ऑयल भी, गैस भी, अब ये चाइना भी एक्सप्लॉइट करने लगा है। और ये जो गवादार पोर्ट बनाया है 225 किलोमीटर उन्होंने वहां एक्वायर कर लिया है कि जहां से लोग जो जाते थे फिशरमैन वो भी नहीं जा सकते। तो एक प्रकार से आज की तरफ बीएलए का जो आक्रोश है वो पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि चीनियों के अगेंस्ट भी, और वो अब जो चीनियों को चुन चुन के मार रहे। ये सच्चाई है। जो कराची में भी अटैक हुआ वो भी बीएलए ने किया था, जो कि एक बहुत जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है, क्योंकि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। 48 में इन्होंने जबरदस्ती लिया था। अब हुआ क्या है, क्योंकि एनमीज एनमीज माई फ्रेंड, तो बीएलए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच में भी काफी हद तक समझौता हुआ है और दोनों अभी हमला कर रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी बहुत बोल्ड है, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, अब ये कोऑर्डिनेटेड अटैक भी करने लगे हैं। जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में जो हमला हुआ है, जहां 5 चीनी जो कि तासु डैम की तरफ जा रहे थे इस्लामाबाद से, उनको मारा गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है चाइना को कि या तो आप इन प्रोजेक्ट में को बंद करें, जो कि ऑलमोस्ट 30% के अलावा 70% प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के। और अब चीनी कह रहे हैं हमारा विश्वास हट गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पे, अगर वो नहीं कर सकते तो हम अपने जो है फौज भेजेंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और वो एक बहुत बड़ा तमाचा होगा पाकिस्तान के लिए। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ रहा है, जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच में एक प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है और कोऑर्डिनेशन है, ये एक बहुत बड़ा खतरा बन के उभरा है पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए। और मुझे लगता है ये खटास चीन और पाकिस्तान के रिलेशन में भी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो अभी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही चीनी सिटीजन को। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मुझे लगता है कि ये आगे बनने वाला नहीं, ये ठप होगा। इसका बढ़ना बहुत इसके मुश्किल अंदर है। बड़ी समय का प्रॉब्लम थोड़ा आई सा है अभाव है, गिलगित माफी पाकिस्तान से चाहूंगा। लेके एक आखिरी सवाल डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो मुझे समझना है आपसे कि हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान की तरफ से ये आवाज उठ रही है कि भारत के लोकसभा चुनावों के बाद जो है एक पहल हो सकती है संबंधों को नॉर्मल करने के लिए। ये इतिहास गवाह है कि नवाज शरीफ जब जब सत्ता में रहे हैं उन्होंने एक पहल की है, भारत के साथ बातचीत की। इमरान खान का भारत के खिलाफ क्या स्टैंड रहा है वो हमने उनके दौर में 3-3.5 साल में देख लिया है। तो अगर ये सत्ता परिवर्तन होता है पाकिस्तान के अंदर और भारत के चुनावों के बाद जो भी सत्ता आती है, कितनी गुंजाइश है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो? देखिए, भारत के समक्ष हमेशा यह द्वंद रहा है कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए बातचीत किससे करे, वहां की सेना से करे कि वहां की राजनीतिक सत्ता से करे। और जो अगर आप कहें कि स्वतंत्रता के बाद से जो भारत का अनुभव रहा है, ये साफ है कि वहां की सेना ही वहां की राजनीति को संचालित करती है। और चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे वो घरेलू नीति हो, वहां की सेना का ही वर्चस्व होता है। तो चाहे नवाज शरीफ रहे, चाहे वो इमरान खान रहे, भारत को अगर नेगोशिएट करना है तो भारत को क्योंकि भारत ने बार बार एक पक्ष रखा है कि हम जो है लोकतांत्रिक देश हैं और जो है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के साथ ही हम बातचीत करना चाहते हैं, उनके साथ ही बेहतर संबंध करना चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से उसके अपवाद भी रहे हैं। जनरल मुशर्रफ को हमने बुलाया और आगरा में जिस तरीके से उनका स्वागत किया और हमें वापस क्या मिला। तो निश्चित रूप से भारत अब सचेत होके, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है, अगर हम पड़ोसी देशों के संदर्भ में बात करें तो अब पाकिस्तान केंद्रित कतई नहीं रही है। भारत ने ये सीख लिया है इतिहास के अनुभवों से कि अगर हम पाकिस्तान केंद्रित नीति रहेंगे तो इससे पाकिस्तान की सेना जो है मजबूत होगी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना का अस्तित्व ही भारत विरोधी रवैये की वजह से है। और चाहे आप जो है
जनरल जिया, लेकिन अब तो कई फ्रंट खुल चुके हैं सर। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अब कई फ्रंट खुल चुके हैं। ईरान अलग से स्ट्राइक कर रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ तालिबान जो है लगातार जो है वो बॉर्डर पर ड्रोन लाइन पर फायरिंग कर रहा है। आपने लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। मुझे जाते जाते एक आखिरी सवाल मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव आपसे पूछना है। डॉक्टर महेंद्र कहते हैं कि भारत के सामने असमंजस की स्थिति है कि वो सेना से बात करे या वहां की चुनी हुई सरकार से बात करे। मैं जो पॉइंट पूछने वाला हूं सर, बहुत गंभीर पॉइंट है। जब भारत चीन की आर्मी के साथ 21 कोर कमांडर की मीटिंग करके बात कर सकता है, तो पाकिस्तान की आर्मी से बात करने में परहेज क्यों है सर? हाँ देखो राजेश, सच्चाई यह है, भारत ने जो पुराना एक्सपीरियंस है वो उसमें कोई खास अच्छा नतीजा हासिल नहीं हुआ। जब जब भारत ने बातचीत की कोशिश की है तो हमें जो है पाकिस्तान ने धोखा दिया है। अब जो इकोनॉमी सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन और भारत की जो आज की तारीख में अस्तित्व है फौज का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान से। अगर आप पाकिस्तान से बात करना चाहेंगे तो आप अपना स्टैंडर्ड डाउन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ हमने एक बात बताई है, आतंकवाद और बातचीत इकट्ठी नहीं चल सकती। जब तक आप आतंकवाद को बंद नहीं करेंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान कहता है हम तो आतंकवाद को भेजते नहीं, ये तो भारत भेजता है, तो फिर स्टार्ट कहाँ होगी? एक दूसरी बात, अब उन्होंने एक बड़ी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। जब तक आर्टिकल 370 और 35 को एब्रोगेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा। सच्चाई यह है, इस गवर्नमेंट ने एक चीज समझी है, अगर पाकिस्तान को अलग रखे, पाकिस्तान के बारे में ना बात करें, ना उससे कोई बातचीत करने की कोशिश करें, तो भारत का अस्तित्व ज्यादा बेटर है, क्योंकि भारत को तो पाकिस्तान की जरूरत नहीं। भारत ठीक है सर, लेकिन एक पॉइंट और भी मेरा बड़ा अहम है कि गलवान के बाद चीन की आर्मी ने भी कई बार हमें धोखा दिया है। 2022 में यांग से भी हुआ था, लेकिन फिर भी चीन के साथ हमारी बातचीत लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, लेकिन मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से मुझे और मेरे दर्शकों को समझाने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार ग्लोबल ब्रेकिंग, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द तक।